हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई बड़ी दीदी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दुनिया में ऐसे लोगों का एक दल है जिसे फूस की आग कहा जा सकता है। वे चटपट जल उठते हैं और जल्द ही बुझ भी सकते हैं। उनके पीछे हर घड़ी एक ऐसे आदमी के रहने की आवश्यकता होती है जो आवश्यकता के अनुसार फूस डालता रहे, उन्हें समय समय पर उकसाता रहे। गृहस्थ परिवार की लड़कियां मिट्टी का चिराग सजाते समय जैसे उसमें तेल और बत्ती डालती हैं, वैसे ही उसमें एक तीली भी रख देती हैं। चिराग की लौ जब घटने लगती है तब उस मामूली सी तीली की ज़रूरत होती है। उसी से बत्ती को थोड़ा सा ऊपर की ओर उभारा जाता है। उसके बिना तेल और बत्ती मौजूद रहने पर भी चिराग बराबर नहीं जलता रहता। सुरेंद्र नाथ की प्रकृति भी कुछ कुछ इसी तरह की थी। उसमें बल, बुद्धि, भरोसा सब कुछ था, तो भी वह कोई काम अकेले नहीं कर सकता था। थोड़ा सा काम तो वह बड़े उत्साह के साथ कर सकता था, लेकिन बाकी काम को आलस के कारण छोड़ देता और चुपचाप बैठा रहता था। उसी समय एक ऐसे आदमी की जरूरत होती थी जो उसे उकसा दे, प्रेरित कर दे। सुरेंद्र के पिता बंगाल से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के एक शहर में वकालत करते थे। बंगाल के साथ उनका कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था। उसी शहर में रहकर 20 साल की अवस्था में सुरेंद्र ने एमए की परीक्षा पास कर ली थी। इसमें कुछ तो उसकी लियाकत थी और कुछ था उसकी सौतेली माँ का उद्योग। यह विमाता ऐसे तत्परता के साथ अपने बेटे के पीछे लगी रहती थी कि वह बहुधा यह नहीं समझ पाता था कि उसकी अपनी भी कुछ स्वतंत्र सत्ता है या नहीं। सुरेंद्र नाम का कोई स्वतंत्र जीव इस जगत में नहीं रहता था। उसकी सौतेली माँ की इच्छा ही एक मनुष्य का रूप धारण करके जैसे कामकाज करती, सोती, बैठती, पढ़ती, लिखती, परीक्षा देती और परीक्षा पास करती थी, यही कहना ठीक होगा। यह सौतेली माँ अपने पेट के लड़के की ओर से कुछ कुछ उदासीन रहने पर भी सुरेंद्र की देखभाल में रत्ती भर भी ढिलाई न होने देती थी। सुरेंद्र की रक्षा की कोई सीमा न थी। सुरेंद्र का थूकना, चीखना तक सौतेली माँ की दृष्टि से छिपा न रहता था। इस कर्तव्यपरायण स्त्री के शासन में रहकर सुरेंद्र ने लिखना पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन आत्मविकास और स्वावलंबन का पाठ न पढ़ पाया। सुरेंद्र को अपने ऊपर और अपनी शक्ति पर तनिक भी विश्वास न था। उसके द्वारा कोई काम सर्वांग सुंदर और संपूर्ण सुप्रसन्न हो सकता है, इसकी धारणा ही वह नहीं कर सकता था। किस समय उसे किस चीज़ की जरूरत होगी या किस समय उसे क्या करना होगा, यह सब कुछ ठीक करने का भार भी वह संपूर्ण रूप से किसी दूसरे आदमी पर रख छोड़ता था। नींद लगी है या भूख मालूम होती है, यह भी वह अक्सर ठीक से न समझ सकता था। सुरेंद्र ने जब से होश संभाला तभी से सौतेली माँ के ऊपर भरोसा करते हुए उसने ये 15 साल बिताए थे। इसी कारण विमाता को उसके लिए अनेक काम करने पड़ते थे। 24 घंटे में 22 घंटे सौतेली माँ को इसी बेटे के तिरस्कार, अनुयोग, लांछना, झिड़की और ताड़ना में और मुंह बनाने में बिताने पड़ते थे। इसके सिवा जिस साल सुरेंद्र को परीक्षा देनी होती थी, उस साल पहले ही से उसे रात रात तक जगाने के लिए बेचारी माँ को भी रात की निंद्रा से वंचित रहना पड़ता था। शौत के लड़के के लिए भला कौन स्त्री इतना सब करती है। पास पड़ोस के लोग एक स्वर से राय बाबू की घरवाली की मुक्ति से प्रशंसा करते थे। सुरेंद्र के ऊपर सौतेली माँ की हार्दिक कोशिश और यत्न से रत्ती भर कमी न होने पाती थी। राय गृहिणी जब पुत्र को बकती, झकती और झिड़काती थी, तब अगर बेटे का मुख तमतमा उठता था और आंखों में आंसू भर आते थे, तो वे फौरन उसे ज्वर आने का पूर्ण लक्षण समझ लेती थी। इसमें उन्हें तनिक भी संदेह न रह जाता था। तब वे तुरंत ही बेटे को 3 दिन तक केवल साबूदाना की खीर खिलाने की व्यवस्था करने में न चूकती थी। बेटी की मानसिक उन्नति और शिक्षा के बारे में सौतेली माँ और भी अधिक तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी। अगर कभी सुरेंद्र के शरीर में सफाई आजकल के ज़माने की नई रुचि के अनुसार नए फैशन और काट छाँट का कोई कपड़ा वे देख लेती तो लड़की की शौकीनी की चाट और बाबू बनने की इच्छा को उनकी आंखें चट ताड़ जाती थीं। फिर वे उसी दम 2-3 सप्ताह के लिए सुरेंद्र के कपड़ों का धोबी के घर जाना बंद कर देती थीं। इसी तरह सुरेंद्र के दिन गुजर रहे थे। ऐसी स्नेह मिश्रित सावधानी के बीच बीच रहते रहते कभी कभी सुरेंद्र को जान पड़ता था कि उसका यह जीवन बिल्कुल जीवन कहलाने लायक नहीं। कभी वह सोचता था शायद इसी तरह सभी लोगों के जीवन का सुबह होता होगा, किंतु किसी किसी दिन आसपास के लोग गले पड़कर उसके मस्तिष्क में दूसरी ही तरह की धारणा ठूंस दिया करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दोस्त ने सुरेंद्र को सलाह दी कि उसके जैसा बुद्धिमान लड़का अगर
विलायत जा सके तो उसके लिए भविष्य में उन्नति की बहुत बड़ी आशा है। वह फिर अपने देश में लौटकर बहुत लोगों का बहुत तरह से उपकार कर सकेगा। यह सलाह सुरेंद्र को कुछ बुरी न मालूम पड़ी। जंगली चिड़िया की वनिस्वत पिंजरे में कैद चिड़िया ही अधिक छटपटाती है। सुरेंद्र कल्पना की आंखों से जैसे थोड़ी थोड़ी खुली हवा, थोड़ी थोड़ी स्वाधीनता की रोशनी देख रहा था। इसी से उसका परवश हृदय उन्मत्त की तरह बाहर निकलने के लिए पिंजरे के अंदर चारों ओर छटपटाता हुआ चक्कर लगाने लगा। सुरेंद्र ने पिता के पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर दीजिए। विलायत यात्रा करने में जो उन्नति की आशा सुनी थी वह भी उसने कह सुनाई। पिता ने कहा, सोचकर देखूंगा। राय गृहिणी की इच्छा एकदम इसके विरुद्ध पाई गई। उन्होंने पिता और पुत्र के बीच में आंधी की तरह उपस्थित होकर इस प्रकार जोर से अट्टहास किया कि दोनों आदमी सन्नाटे में आ गए। मालकिन ने कहा, तो फिर मुझे भी विलायत भेज दो, नहीं तो वहाँ सुरेन की देखभाल और खान पान की देख रेख कौन करेगा, जो यह नहीं जानता कि किस वक्त क्या खाना होता है, कब क्या पहनना होता है। उसे अकेले विलायत भेज रहे हो। घर के घोड़े को वहाँ भेजना और इस लड़के को वहाँ भेजना एक सी ही बात है। बल्कि घोड़े वगैरह जानवर इतना समझ लेते हैं कि उन्हें भूख लगी है या नींद मालूम होती है। तुम्हारे लड़के को तो इतना भी ज्ञान नहीं। इतना कहकर उन्होंने फिर उसी तरह की प्रचंड हंसी शुरू कर दी। हंसी की अधिकता देखकर राय बाबू बहुत लज्जित हुए। सुरेंद्र ने भी समझा कि इस तरह की अखंडनीय सुदृढ़ युक्ति के विरुद्ध और किसी प्रकार का प्रतिवाद किया ही नहीं जा सकता। उसने विलायत जाने की आशा छोड़ दी है। उसके उसी दोस्त ने यह हाल सुनकर बड़ा दुख प्रकट किया, पर वह भी यह न बतला सका कि विलायत जाने के लिए और कोई उपाय हो सकता है कि नहीं। बातचीत खत्म होते समय उसने इतना अवश्य कहा कि इस तरह पराधीन रहने की अपेक्षा भीख मांगना भी बेहतर है, और यह तो निश्चित है कि जो तुम्हारी तरह सम्मान के साथ एमए की परीक्षा पास कर सकता है, उसे कहीं भी पेट भर आहार की कमी नहीं हो सकती। सुरेंद्र घर पहुंचकर इसी बारे में सोचने लगा। जितना ही उसने सोचकर देखा, उतना ही उसे दोस्त का यह कहना कि इससे तो भीख मांगकर खाना अच्छा ही उचित जान पड़ा। यह ठीक है कि सभी आदमी विलायत नहीं जा पाते, लेकिन उन्हें इस तरह न जिंदा न मुर्दा बनकर दिन नहीं बिताने पड़ते। एक दिन जब आंधी से अधिक रात बीत गई तो सन्नाटे में सुरेंद्र घर से चल दिया। स्टेशन पहुंचकर उसने कलकत्ता का टिकट खरीदा और गाड़ी में सवार हो गया। सुरेंद्र ने गाड़ी में सवार होने से पहले पिता के नाम का एक पत्र लिखकर डाक में छोड़ दिया। उसमें यही लिखा, कुछ दिनों के लिए मैं घर छोड़ता हूँ। व्यर्थ खोजने से कुछ लाभ न होगा, और अगर पता भी लग जाएगा तो मेरे घर लौटने की कोई संभावना नहीं। राय बाबू ने बेटे का यह पत्र गृहिणी को दिखाया। उन्होंने कहा, सुरेंद्र अब शयाना हो गया है, पढ़ लिख चुका है, उसके पर निकल आए हैं। अब न उड़कर भाग खड़ा होगा तो और कब होगा। अगर पिता ने पता लगाने में कमी नहीं की। कलकत्ता में जान पहचान के जितने लोग रहते थे उन सबको पत्र लिख भेजे, फिर भी कोई फल न मिला। सुरेंद्र का कहीं भी कुछ पता नहीं लगा। कलकत्ता की सड़कें भीड़ भाड़ और शोरगुल से गुलजार रहती हैं। उन सड़कों पर पहुंचते ही सुरेंद्र हक्का बक्का हो गया।